हेलो व्यूअर्स। डेली जीके एंड न्यूज़ डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। नेशनल एजुकेशन डे ये किस टॉपिक से लिया गया है, इसका ये किस विषय से है, ये चीज़ें सबसे पहले हम जानते हैं। जीएस डिस्कशन में हम जानें कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, इसके महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इन चीज़ों के से रिलेटेड ये कहीं न कहीं आज का हमारा टॉपिक है, जो क्लियर हमने विषय भी बताया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका संदर्भ क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले संदर्भ जानते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2008 से भारत में 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को वर्ष 2008 से मनाया जा रहा है। ये 11 नवंबर को, जो अभी हाल फिलहाल में ही बीता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि मौलाना अबुल कलाम की जयंती कब है, 11 नवंबर। ठीक है, तो इस जयंती को किसके दिवस में मनाया जा रहा है? शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो उनके कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान को देखते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है, 11 नवंबर। ठीक है, अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उनके प्रमुख योगदान के बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हम जानते हैं कि वो एक प्रसिद्ध विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई कि वो आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे और साथ ही एक प्रसिद्ध विद्वान थे ही, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का गठन किया। बहुत ही अहम है कि एक शिक्षा प्रणाली, अब देखिए कि हमारे जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों का शिक्षा मॉडल, अंग्रेजों का सारा कुछ सिस्टम, उनसे अलग एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ें लाना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो कहीं न कहीं उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका ये फ़र्ज़ भी था। तो उन्होंने अपने ही कार्यकाल में बहुत ही जल्दी एक शिक्षा प्रणाली गठन कर ली, जिसका लक्ष्य जो है वो सभी के लिए, इनका लक्ष्य सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का था। जो आज के टाइम में सर्व शिक्षा अभियान कहीं न कहीं 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रही है, ये है भी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान उनका सपना एक साकार कर रहा है। तो उनका भी ये लक्ष्य था कि प्राथमिक बच्चों को कम से कम मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाए। आज आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत रत्न से भी सम्मानित थे। 1992 में उन्हें ये सम्मान प्राप्त दिया गया भारत सरकार के द्वारा। देखिए, उनका सपना आईआईटी की स्थापना और यूजीसी की नींव रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि आईआईटी को स्थापना किसने किया था और ये मेन वर्क किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। साथ ही साथ यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितने सारे हमारे देश में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी यूजीसी से ही कहीं ना कहीं रेगुलेट होते हैं। जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई बोलते हैं, इसी तरह से विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय यूजीसी, जिसे वो रेगुलेट करता है पूरे यूनिवर्सिटी को। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हैं उनको यूजीसी के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ये यूजीसी का गठन करना, नींव रखना, ये कहीं ना कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही इसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। अब हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका को। ठीक है, अगर हम जाने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, तो बिल्कुल नो डाउट इनकी बहुत सारी हैं। सबसे पहला जो हम देखें पॉइंट, उसमें हम बात करें 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, आज़ादी के टाइम में अंग्रेजों की दमनकारी नीति में कहीं ना कहीं, और उस टाइम में जो एक इंफॉर्मेशन साइंस अभी एग्जिस्ट करता है, इंटरनेट का वर्ल्ड है, वो उस टाइम में नहीं था। तो एक बहुत ही प्रमुख साधन हो जाता था पत्र पत्रिकाएं, कहीं ना कहीं प्रेस। तो ये चीज़ें, इससे वो अपने मन की बातें दूसरे के तक पहुंचाना, फिर उस पे के अकॉर्डिंग एक क्रांति लाना, ये एक पत्रिका ही था। और एक न्यूज़पेपर्स, इनके माध्यम से ही होता था। तो जो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अल हिलाल नाम की 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, जिसके माध्यम से वो अपने विचार देश के युवाओं और जनताओं
तक पहुंचाते थे। इस साप्ताहिक पत्रिका ने मोर्ले मिंटो सुधारों के बाद दो समुदायों के मध्य उत्पन्न हुई नफरत की खाई को समाप्त करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने अल हिलाल के लिए अलगाववादी विचारधारा को फैलाने वाला मानते हुए 1914 में इसे बंद भी कर दिया। देखिए 12 में स्टार्ट हुआ, 14 में, यानी 2 साल में सरकार इसे फिर अंग्रेज की सरकार थी, उन्होंने इस पत्रिका को बंद करवाया क्योंकि इनके लेख, इनके सोच कहीं न कहीं वो क्या थे, सरकार के लिए घातक साबित हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा रहे थे और फिर वो कहीं न कहीं देश में आज़ादी से रिलेटेड आंदोलनों को बल दे रहे थे। हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं 1923 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया, यानी कि 20 में शामिल हुए और 3 साल बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फिर 1940 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, कांग्रेस के। तो उस टाइम तो हमारे देश में एक आईएनसी जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती थी। अब हम जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का धर्मनिरपेक्षता के सशक्तिकरण में क्या योगदान था। ठीक है, तो जानते हैं, अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता के सशक्तिकरण में उनके योगदान को, तो आज़ाद के लिए धर्मनिरपेक्षता ने एक तरफ बहात ए दीन के सिद्धांत पर आधारित थी और दूसरी ओर उन्होंने मध्यस्थों के रूप में पुरोहित वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म को संस्थागत तरीके का विरोध भी किया। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता पे उन्होंने पहले भी देख चुके हैं कि बहुत काम किया। यही चीज़ें यहाँ भी बतलाई गई है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने धर्मनिरपेक्षता के एक तरफ वहादत ए दीन के सिद्धांत को अपनाया, माना, और दूसरी ओर उन्होंने मध्यस्थों के रूप में पुरोहित वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म को संस्थागत करने का विरोध किया कि नहीं, धर्म को संस्थागत नहीं करो, किसी ग्रुप में, किसी संस्थाओं में मत बांटो। धर्म है तो कहीं ना कहीं एक ये ओपन होना चाहिए, ये किसी जगह फिक्स नहीं होना चाहिए। तो धर्म को संस्थागत करने का, किसी इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड करने की, मुस्लिम धर्म मदरसों में रहेगा इस्लाम, हिंदू धर्म को जैसे मठों में या फिर संस्कृत विद्यालय कॉलेज इस तरह के माने जाते हैं कि उस टाइम मठे थे बहुत सारे उनमें, तो ये चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। तो ये धर्मनिरपेक्षता के को सशक्तिकरण करना का एक हम कदम कह सकते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को वास्तविक रूप में ग्रहण किया और मानव मस्तिष्क की शिक्षा और विकास तथा मनुष्य को चेतना मनुष्य की चेतना को विकसित करने का सर्वाधिक महत्व दिया। ये भी धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्म, जात पात धर्म से, सभी धर्मों से अलग एक अलग तरह की सोच है। शिक्षा मंत्री आजाद का विचार था धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी प्रदान किए जाएं, क्योंकि धार्मिक शिक्षा जैसा गंभीर विषय विभिन्न समुदायों और धार्मिक नेताओं के हाथों में नहीं दिया जा सकता। अधिकांशतः धार्मिक नेताओं की प्रवृत्ति वर्चस्ववादी और सांप्रदायिक होती है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ, धार्मिक शिक्षा से अलग एक एक विभिन्न समुदायों के लिए एक अलग सी भी शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाए। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं या तो इस्लाम या फिर हिंदू, किसी धर्म को फोकस करके नहीं बनाया जाता। एक अलग सी प्रणाली है जो सभी धर्म के लिए, सबको लिए एक नज़र से देखा जाता है और एक तरह से कराया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा सोच था और उन्होंने इसमें योगदान भी दिया। अब हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इच्छा थी कि छात्रों को सभी धर्मों के सामान्य मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह विकसित ना हो सके। ये अभी भी है कहीं ना कहीं, फिर भी एक सोच डेवलप होता है जो हिंदू को हिंदूवादी, इस्लाम को इस्लामवादी चीज़ें बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अभी भी हमारी जो मुख्य शिक्षा है, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग टाइप की वो चीज़ें हैं। एक बेसिक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सभी धर्म में आस्था, विश्वास, और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड है, तो इसमें इस तरह की कोई भी बात ही नहीं है। आज़ाद के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म को घर की चार दीवारी के कुछ कर्मकांडों को पालन करने तक सीमित करना नहीं था, बल्कि धर्म के द्वारा अनुयायियों को उचित रास्ते पर चलने और सर्वशक्तिमान ईश्वर को उचित रास्ते पर समझने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को
अपने अपने धर्म का बेहतर अनुयायी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा उनका सोच धार्मिक धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड था। तो होपफुली आज के वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हमारे इंडिया में मनाया जा रहा है वो किसके नाम पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर मौलाना अबुल कलाम के बारे में जाना, फिर उनके उनके काम के बारे में और धर्मनिरपेक्षता को सशक्त करने में जो उनके योगदान थे उनके बारे में। होपफुली ये तीनों तीनों चारों पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस किया हूँ, आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।